Hello everyone, myself Ramlas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे थे क्रिस्टरफील्ड थ्योरी बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड यूनिट का ये थर्ड वीडियो है। इसमें आपने प्रीवियस क्लास में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए डी कक्षकों की स्प्लिटिंग पढ़ी थी और स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में अध्ययन किया था। अब इनका कंपैरिजन है। इसे पढ़ने से पहले हम रिवाइज करेंगे जो पढ़ा हुआ था उसे डी कक्षकों की आकृति से। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार आती है। पांचों कक्षकों को क्रमशः T2G और EG कक्षकों के रूप में हमने लिखा था। T2G में क्रमशः DXY, DYZ और DXZ कक्षक होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, एक्सिस के मध्य इनकी पॉली उपस्थित होती है। अर्थात DXY की बात करें तो वो XY तल में X व Y कक्ष के मध्य 45 एंगल पर उसकी पॉली स्थित होगी। ऐसी प्रकार ये वाली पॉली उपस्थित होगी। तो ये क्रमशः एक्सिस के मध्य इनके पॉलियां उपस्थित होती है। तो ये DXY और DYZ और DXZ कक्षक है। दूसरे कक्षक है EG कक्षक, जो कि DX² और DZ² दिखाया गया है आपको। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है, इनकी पॉली क्रमशः Z अक्ष और X व Y अक्ष पर उपस्थित होती है। DZ² की पॉली आपकी Z अक्ष के ऊपर उपस्थित होती है, बीच में ये रिंग है। इसी तरह DX² माइनस Y² की पॉली X अक्ष और Y अक्ष पर उपस्थित होती है। इसके बतलाने का या इसे रिवाइज करने का अर्थ ये है कि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि एक्सियल कक्षक की बात हो रही है, अर्थात DZ² DX² की बात हो रही है। और अगर नॉन एक्सियल कक्षकों की बात हो रही है, डी कक्षकों के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो 3DXY, DXZ और DYZ कक्षकों की बात हो रही है। अब देखा जाए तो आप फिर से देखें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या फर्क है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक अष्टफलक के 6 कोनों पर 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेंट्रल में होता है और हर कोनों पे एक लिगेंड उपस्थित होता है। लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को एक्सिस के अनुरूप। यहाँ X, Y और Z एक्सिस पर क्रमशः लिगेंड उपस्थित है। तो इसी तरह -Z, -X, -Y पे ये लिगेंड उपस्थित है। तो लिगेंड ने अप्रोच किया मेटल को एक्सिस के अनुरूप। तो मेटल के जो d ऑर्बिटल है, जिसमें T2G और EG कक्षक है, तो EG जो कि एक्सियल कक्षक है, वो ज्यादा रिपल्शन अनुभव करेंगे जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, तो d ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट थे, उनकी स्लाइटली हायर हो जाएगी एनर्जी और वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग में EG और T2G अलग अलग स्प्लिट होते हैं और वो क्रमशः इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। अभी आप ध्यान दें कि इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, तो अभी इसे भूल जाए। ऑक्टाहेड्रल में ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल है, लिगेंड अप्रोच करते हैं तो स्लाइटली एनर्जी हायर हो जाती है और वो स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG कक्षकों में। और ये एनर्जी है, इसको डेल ऑक्ट से हमने डिफाइन किया है, ये डेल O से किया है। EG कक्षकों की एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि है ना, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है एक्सिस के अनुरूप। तो एक्सियल जो कक्षक है वो ज्यादा रिपल्शन अनुभव करेंगे और उनकी एनर्जी हायर हो जाएगी। जबकि T2G कक्षक जो कि एक्सिस के मध्य जिनकी पोलियां उपस्थित होती हैं, वो कम रिपल्शन अनुभव करेंगे और उनकी एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है, ये डेल ऑक्ट
या डेल ओ से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में ध्यान दें तो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल, आप मान लीजिए कि एक क्यूब है, क्यूब के एकांतर कोनों पर लिगेंड उपस्थित है। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होंगे, ऑक्टाहेड्रल में आपके 6 थे, तो क्यूब के 4 कोनों पर एक लिगेंड उपस्थित होंगे, अर्थात एक क्यूब के चारों कोनों की तरफ से लिगेंड मेटल सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा। हमने देखा है कि एक्सिस क्यूब की क्रमशः एक्स वाई जेड इस तरह से होती है। तो अब आने वाला लिगेंड अगर कोनों की तरफ से अप्रोच करता है तो जो एंगल बनता है ईजी कक्षक जो कि एक्सियल होते हैं उनके और मेटल और लिगेंड के मध्य, तो वो बनता है 54 डिग्री 44 मिनट का। तो जो रिपल्शन अनुभव करेंगे ईजी कक्षक वो कम कंपेयर में बहुत कम करेंगे। और इसी तरह अगर एंगल बनता है T2G कक्षक और मेटल और लिगेंड के मध्य, तो वो 35 डिग्री 16, तो जो रिपल्शन अनुभव करेंगे वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ईजी कक्षकों से T2G कक्षक। तो यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी वो T2G कक्षक, जिसको हम टेट्राहेड्रल में T2 लिखते हैं और EG को E लिखते हैं, वो T2 की हाइयर हो जाएगी और EG की कम होगी, क्योंकि इनमें जो एंगल बन रहा है वो स्लाइटली इसका कम है। T2 का क्या 35 डिग्री 16 मिनट है, जबकि EG का 54 डिग्री 44 मिनट है। तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग भी, क्योंकि आप ऑक्टाहेड्रल में देखो तो एक्सेस का ग्रुप होगा, एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, मैक्सिमम रिपल्शन होगा और ईजी कक्षकों की हाइयर चली जाएगी। यहाँ ईजी कक्षकों में 30 एंगल बन रहा है 54.44 का कम रिपल्शन होगा और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। T2G का 34 के समथिंग होगा, तो इसकी रिपल्शन तो होगा लेकिन कंपेरेबली कम होगा। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है इसमें हमने ये अगर इसको एनर्जी के रूप में देखा जाए, तो एनर्जी ग्राफ के रूप में देखा जाए, तो जो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की होगी उससे कम स्प्लिटिंग हुई है इसकी, तो इसको डेल टेट्राहेड्रल के रूप में रिप्रेजेंट किया, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर इनके बीच में देखा गया, अगर प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके देखा गया, तो जो डिफरेंस आता है वो जनरली टेट्राहेड्रल का लगभग होता है कि ऑक्टाहेड्रल की 4/9 टाइम्स होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की वैल्यू, अर्थात डेल टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। अब इसको हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझने के बाद लिख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, कंपैरिजन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए। फर्स्ट लिखिए, समझने के पश्चात आपको लिखना आसान होगा। चतुष्फलकीय क्षेत्र में हुए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, का मान अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल फील्ड विभाजन डेल ओ की तुलना में बहुत कम होता है। इसके निम्न कारण आपने यहाँ देख लिया कि जो डेल ऑक्टाहेड्रल के तुलना में डेल टेट्राहेड्रल का मान कम होता है, और ये कारण हमने आपको बता दिए। फर्स्ट है, एक अष्टफलकीय क्षेत्र में 6 लिगेंड धातु की ओर पहुंचते, जबकि एक चतुष्फलकीय में केवल 4 ही लिगेंड केंद्रीय धातु पर पहुंचेंगे। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र का विभाजन 2/3 ही रह जाएगा। अर्थात आप देख लीजिए, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड पहुंचते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 निकलते हैं, तो 4/6 की वैल्यू होती है 2/3 में। तो जो डिफरेंस आएगा वो ऑलरेडी लिगेंड की संख्या कम होने की वजह से टेट्राहेड्रल का 2/3 वैसे ही कम होगा। तो एक तो ये कारण है कि लिगेंडों की संख्या टेट्राहेड्रल में कम होती है,
तो वो 2/3 ही रह जाएगा ऑक्टाहेड्रल का। सेकंड देखिए आप, अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में ईजी कक्षक को एकदम सीधे पहुंचते हैं। आप देखिए ऑक्टाहेड्रल में हमने बताया था, आप इधर जाइए, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड, इसको चाहे तो पेन को लेजर ले, लिगेंड एक्सेस के अनुरूप पहुंचता है। तो जो जो एक्सियल कक्षक है इसके, जो ईजी कक्षक है, तो बिल्कुल एक्सेस के लाइन में आते हैं तो मैक्सिमम रिपल्शन अनुभव करते हैं, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो अर्थात अष्टफल के लिगेंड क्षेत्र में ईजी कक्षकों के एकदम सीध में पहुंचते हैं, जिससे प्रतिकर्षण अधिकतम होगा, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अधिक होगा। इसके विपरीत चतुष्फल के क्षेत्र में अर्थात टेट्राहेड्रल में लिगेंड किसी भी कक्षक के एकदम सीध में नहीं होते, फलतः प्रतिकर्षण कम होता है। इसका कारक की वजह से भी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन 2/3 रह जाता है। एक तो 2/3 किसकी वजह से रहा? नंबर ऑफ लिगेंड की वजह से। नंबर ऑफ लिगेंड क्योंकि उसमें 4 है टेट्राहेड्रल में, इसमें 6 है, तो ये 2/3 रह जाएगा। दूसरा 2/3 क्यों रहा? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है लिगेंड मेटल और डी ऑर्बिटल कक्षक में, तो वो ईजी कक्षक या 2TG कक्षक में वो डिफरेंस की वजह से ये 2/3 रह जाता है। हमने आपको बताया था कि ये जो अप्रोच करता है तो एक्सेस के अनुरूप नहीं कर रहा, तो रिपल्शन कम होगा, और जो कर रहा है वो उसमें जो एंगल बन रहा है वो 54.44 तो ईजी कक्षक के साथ बन रहा है, T2G के साथ 35 डिग्री 16 मिनट बन रहा है। तो जो रिपल्शन हो रहा है वो भी स्लाइटली या कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल में कम हो रहा है, तो ये 2/3 ही हो जाता है। तो स्प्लिटिंग दो वजह से कम हुई, एक तो नंबर ऑफ लिगेंड की वजह से, और दूसरा जो एंगल बन रहा है ईजी कक्षक या T2G कक्षक मेटल और लिगेंड के मध्य वो कम बढ़ रहा है। तो जो रिपल्शन जितना ऑक्टाहेड्रल में अनुभव करते हैं उसकी तुलना में इसमें कम अनुभव करेंगे। तो स्प्लिटिंग 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 अर्थात 4/9 ही रह जाएगी। अतः कुल मिलाकर अष्टफल के लिगेंड क्षेत्र में विभाजन डेल ओ की तुलना में चतुष्फल के लिगेंड क्षेत्र विभाजन डेल टी का मान 2/3 अर्थात 4/9 ही रह जाता है, जिसको जनरली हम इस चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है और ये डीजनरेट से एवरेज डी ऑर्बिटल एनर्जी है जब लिगेंड अप्रोच करता है। तो आपके यहाँ देखिए ये डेल टी मतलब टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये इक्वल इससे कम होगी ऑक्टाहेड्रल से, कितनी होगी? 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मतलब अर्थात 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सेकेंड, इसमें आगे पढ़ेंगे, ये तो हो गया आपका उन दोनों का अंतर। एक दूसरा है कि लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड किस तरह का है, ये भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर निर्भर कर, कि स्प्लिटिंग पर निर्भर कर या प्रभाव पड़ेगा लिगेंड का। अर्थात अष्टफल के संकुल बनते समय यदि लिगेंड दुर्बल होता है, अगर वीक होता है, तो डेल ओ का मान कम होता है। कक्षकों के मध्य ऊर्जा का लिगेंड के प्रबल होने की स्थिति में डेल ओ का मान उच्च होता है। अर्थात जो लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है, अगर वो वीक होगा तो डेल ओ का भी मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी कम होगा। और दूसरा, अगर लिगेंड प्रबल होगा तो जो डेल ओ का मान है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसका मान भी उच्च होगा, जिससे ईजी और T2G कक्षकों के मध्य अंतर अधिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर निम्न चक्रण वाले स्पिन बनाते हैं या संकुल बनाते हैं। ये लोअर, अगर ये स्प्लिटिंग आप देखो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ जो ईजी ये आपके T2G कक्षक है XY XZ, और यहाँ ईजी कक्षक है Z² और X² माइनस Y², तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये पहला जाएगा 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा यहाँ जाना चाहिए। अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा, जो कि
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से होगा, तो वो यहीं जो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, तो इसके कारण से आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसके विपरीत चतुष्फलकीय संकुल में डेल टी का मान सदैव कम होता है, फलतः इलेक्ट्रॉनों की युग्मन की संभावनाएं नगण्य हो जाती है, अर्थात चतुष्फलकीय संकुल सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप इसको देखिए, अगर वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसकी स्प्लिटिंग स्लाइटली बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी डेल ओ में होगी। तो किसी भी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, लेकिन उस किसी भी कंडीशन में इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे ये इजी कक्षक है, तो 1 1 फिर यहाँ 1 फिर 1 1, तो मतलब एक तरह से आपके हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। नेक्स्ट है आपका कोई धातु आयन चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में अष्टफलकीय संकुल बनाने में के लिए ज्यादा उद्यत रहता है। इसके दो कारण है। 4 बंधों की तुलना में 6 बंध बनने में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अतः अष्टफलकीय संकुल अधिक स्थायी होते हैं। अच्छा, जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी ही ऊर्जा अधिक निकलेगी, तो वो ज्यादा मोर स्टेबल होंगे। चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना में अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अधिक होता ही है। अब चतुष्फलकीय संकुल किन परिस्थितियों में बनते हैं? फर्स्ट, यदि लिगेंडों का आकार बड़ा हो तो अष्टफलकीय संकुल बनने में त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, तो उस परिस्थिति में भी चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं। आप देखेंगे, अगर मेटल को ऑक्टाहेड्रल में मेटल को अप्रोच करने वाले लिगेंड का साइज अगर बड़ा होगा तो वो मेटल से जुड़ ही नहीं पाएगा। अगर उसकी साइज बड़ी होगी तो वो उस स्थिति में भी चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण करेंगे। यदि लिगेंड अत्यंत दुर्बल हो तो CFAC का मान अत्यंत कम होगा और चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे। ये भी ठीक है। अगर लिगेंड बहुत वीक होगा तो उस केस में भी CFAC का मान कम होगा और चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे। थर्ड है, केंद्रीय धातु परमाणु यदि कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तब भी CFAC का मान कम हो जाता है और चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फोर्थ है, D0, D5, D10 विन्यास वाले धातु आयन में CFAC का मान 0 होता है और D1 और D6 विन्यास के लिए डेल T और डेल O जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मान न्यूनतम 0.13 अंतर होता है। ये दोनों ही परिस्थितियों में यह आयन भी चतुष्फलकीय संकुल बनाएंगे। और फिफ्थ है, लास्ट है आपका, कई संक्रमण धातु के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। तो उपरोक्त परिस्थितियों में चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावना अधिकतम होती है या बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।